नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे लेसन 2 का टॉपिक जगत मोनेरा। बच्चों, मोनेरा जगत के अंतर्गत हमने सभी बैक्टीरिया को रखा है। बैक्टीरिया की अगर हम कोशिका की विशेषता करें तो ये बैक्टीरिया हमेशा एक कोशिक होते हैं और जगत मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सजीवों को हमने रखा था। ये बात हम लोग अपनी पिछले वीडियो लेसन में टेबल में पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के बैक्टीरिया वो एक कोशिक है और उनकी कोशिका कैसी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बच्चों विशेषता क्या होती है? ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है और विभिन्न प्रकार की झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकीय अंगक भी इसमें नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है, तो इन सब का इनमें अभाव होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक कोशिकीय, इन सभी बैक्टीरिया को हमने रखा है जगत मोनेरा में। ये जितने भी जगत मोनेरा के मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे विभिन्न प्रकार की जो बहुत ही एडवर्स प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उनमें ये जिंदा रह सकते हैं, जैसे गर्म पानी के स्रोत, मरुस्थल, बर्फ, गहरा समुद्र। तो इन सभी तरह की विषम परिस्थितियों में और अन्य सजीवों के शरीर के अंदर परजीवी के रूप में भी ये जीवित रह पाते हैं। चलें आगे। तो आगे हम देखते हैं कि आकार के आधार पर हमने जगत मोनेरा के जो बैक्टीरिया हैं उनको 4 प्रकार में वर्गीकृत किया है। पहला है कोकोई, दूसरा है बेसिलाई, थर्ड है स्पाइरुला और फोर्थ है विब्रियो। जरा देखें इस वीडियो में हमें इन चारों के स्ट्रक्चर संरचना दिखाई दे रही है। तो ये देखो, सबसे पहला कोकोई, गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं ये। ठीक है, बेसिलस, ये दंड के आकार के बैक्टीरिया होते हैं। और ये है हमारा तीसरा स्पाइरुला, जिसमें कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं। और ये है हमारा चौथा प्रकार जिसको हम कहते हैं विब्रियो, ये कॉमा के आकार का होता है। ठीक है, तो ये इन आकार के आधार पर हमने बैक्टीरिया को 4 तरह के वर्गों में बांटा है संरचना के बेस पे। उनके ये नाम यहाँ पर हमने प्रदर्शित किए। बच्चों, अब ये इनकी जितनी अपन को संरचना सरल दिखाई देती है, लेकिन इतना सरल इनका व्यवहार और जो कोशिका की कार्य प्रणाली है वो इतनी सरल नहीं होती, वो बहुत जटिल होती है। तो आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं संरचना और कार्यकी के आधार पर भी हमने इन बैक्टीरिया को वर्गीकृत किया है। इनको हमने 2 वर्गों में रखा है। पहला कहलाता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम आद्य बैक्टीरिया भी कहते हैं। आद्य यानी कि पुराने। तो ये बैक्टीरिया जो है बड़े गुणों में बड़े विशेष होते हैं और बहुत पुरातन समय से उपस्थित है, इसलिए इनको हम आद्य बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो वर्ग हमने बनाया है वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया यानी कि वास्तविक बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो अभी अपन चलते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया को हम एंशिएंट या आद्य बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और ये बैक्टीरिया जिन स्थानों पर पाए जाते हैं उनके आधार पर हमने इनको अलग अलग नाम दिए हैं। क्या क्या नाम दिए जरा देखें। अगर ये बैक्टीरिया हमें बहुत ही ज्यादा लवणीय स्थानों पर मिल रहे हैं तो हमने इनको नाम दिया है हेलोफाइल्स या हेलोआर्किया। ठीक है। सेकंड है, अगर ये बैक्टीरिया गर्म पानी के स्रोतों के पास मिल रहे हैं तो हम इनको नाम दे रहे हैं थर्मोफाइल्स। ये बैक्टीरिया रूमिनेंट जानवर, रूमिनेंट जानवर कौन से होते हैं बच्चा? जो आपने देखा होगा जुगाली करते हैं ना, वो हरा चारा खाते हैं तो उसमें सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है और उस सेलुलोज को पचाने के लिए इनको बार बार जुगाली करनी होती है। तो ऐसे जो रूमिनेंट जानवर होते हैं जैसे गाय है ना, उनकी आंत में ये बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। और साथ ही साथ जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहां पर भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया यहाँ उपस्थित है आर्की बैक्टीरिया, उनको हमने क्या नाम दिया है? मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये नाम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आर्की बैक्टीरिया को जहां वो पाए जाते हैं उस स्रोत के आधार पर इन 3 तरह के वर्गों में बांटा। अब इनके जो कोशिका भित्ति की संरचना होती है वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग होती है। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेसन में टेबल में पढ़ा था कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है जगत मोनेरा में हमने बात करी थी, तो उनमें हमने कहा था कि कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी हुई होती है। लेकिन
आर की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी हुई नहीं होती। तो क्या होता है इनमें, इनमें बच्चों एक पहले अपन जरा ये चित्र देखते हैं। तो ये हमें कोशिका का साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। इस साइटोप्लाज्म के बाहर की तरफ हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये हमें लिपिड बाइलेयर की बनी हुई प्लाज्मा भित्ति दिखाई दे रही है। तो ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देखो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ हमें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बनाया है, ये है एक प्रोटीन से बनी हुई परत। इसको हम कहते हैं एस लेयर। तो इसमें आर्की बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई नहीं होती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और परत पाई जाती है जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती है, और इसको हम एस लेयर कहते हैं। ठीक है। और आर्की बैक्टीरिया में जो मीथेनोजेंस होते हैं उनमें थोड़ी सी और कुछ अलग विशेषता होती है। उनमें क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर ये तो हमारी एस लेयर हमें दिख रही है ना, और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही है, और ये हमारा साइटोप्लाज्म है ये देखो यहाँ इसके बीच में एक और पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं स्यूडोमोरिन। स्यूडोमोरिन पदार्थ की एक परत और पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एस लेयर के बीच में। ठीक है। और ये जो बच्चों इनकी विशेष प्रकार की कोशिका भित्ति है, इस विशेष प्रकार की कोशिका भित्ति के कारण ही बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में ये आर्की बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं। देखा था ना अभी हमने, ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, लवणीय जल, लवणीय भूमि, लवणीय जल, बहुत गर्म पानी के स्रोत। तो वहां पर जीवित रहने में इनकी ये जो विशेष प्रकार की एस लेयर होती है प्रोटीन से बनी हुई, ये इनकी बहुत ज्यादा मदद करती है। ठीक है। चलो चलते हैं हम यू बैक्टीरिया की तरफ। तो यू बैक्टीरिया को हमने जैसे कि पहले कहा था वास्तविक या ट्रू बैक्टीरिया के नाम से हम इनको जानते हैं, और इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और साथ ही साथ इनमें कशाभिकाएं भी पाई जाती हैं। और पोषण विधि के आधार पर हम इनको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक कहलाते हैं स्वपोषी बैक्टीरिया और दूसरे कहलाते हैं परपोषी बैक्टीरिया। स्वपोषी बैक्टीरिया को वापस हमने दो भागों में विभाजित किया है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। चलो इनकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया को हम साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ये बैक्टीरिया एक कोशिक रूप में पाए जाते हैं, और इनके जो कोशिकाएं होती है वो कई बार एक खूब सारी कोशिकाएं मिलकर भी साथ में रहती हैं। तो ये या तो कॉलोनी बना के रहते हैं, या वो एक कोशिकाएं तंतु के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, तो तंतु रूप में भी पाई जाती है। लेकिन विशेषता ये है कि ये सभी कोशिकाएं इंडिविजुअल अलग अलग काम करती हैं। ठीक है। तो ये तंतु के रूप में, कोशिका के रूप में पाई जाती हैं, और लवणीय जल, अलवणीय जल और नम स्थानों पर सभी जगह ये उपस्थित। आगे चलते हैं। इन कोशिकाओं के ऊपर की तरफ जेलीनुमा पदार्थ का आवरण पाया जाता है, जिससे ये जब नम आवास में रहती हैं तो इनकी कोशिकाओं को कोई भी तरह की हानि नहीं पहुंचती है। और अगर प्रदूषित जल है तो वहां पे हम सब जानते हैं प्रदूषित जल के अंदर हमेशा अवशिष्ट पदार्थ यानी कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। तो वहां पर इन कोशिकाओं की वृद्धि बहुत तेजी से होती है, और इन कोशिकाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में। इन जगत मोनेरा के जो ये प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया है, इनके पास में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट कोशिका। ये आपको देखो इस तरह से दिखाई दे रही है। ये अन्य कोशिकाओं से आकार में थोड़ी सी बड़ी होती है, और ये बहुत विशेष कोशिका होती है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करती है। ठीक है। तो ये था हमारे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। चलते हैं और देखते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया क्या करते हैं। तो बच्चों, जितने भी रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं कि मिट्टी में या जहां भी ये उपस्थित है
वहां पर जो नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया जैसे पदार्थ उपस्थित होते हैं, उन अकार्बनिक पदार्थों का ये ऑक्सीकरण करते हैं और ऑक्सीकरण करने से जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा का प्रयोग करके ये एटीपी का निर्माण करते हैं। तो यानी कि इनको एटीपी ऊर्जा या पोषण कहाँ से मिल रहा है? इनको पोषण मिल रहा है अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करने से। ठीक है, इसलिए ये बैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जैव रासायनिक चक्रों को पूरा करने में, क्योंकि जैव रासायनिक चक्र में विभिन्न पदार्थों का अपघटन करना होता है, ऑक्सीकरण करना होता है, तो ये वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन कौन से जैव रासायनिक चक्रों की बात हम कर सकते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन चक्र, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे यू बैक्टीरिया का तीसरा वर्ग हमने पढ़ा था परपोषी बैक्टीरिया, यानी कि इनको ये किसी दूसरे जंतु के ऊपर रहेंगे, आश्रित रहेंगे और वहां से अपना पोषण प्राप्त करेंगे। तो परपोषी बैक्टीरिया बच्चों जहां एक ओर हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी होते हैं, तो दूसरी ओर हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो देखिए फायदा कहाँ कहाँ करते हैं, तो जैसे दूध से दही बनना, इसी तरह से प्रतिजैविक निर्माण, यानी कि एंटीबायोटिक जो दवाइयां बनती हैं उनके बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये कुछ हमने अपने फायदे की बात कर ली, लेकिन ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। केवल जंतुओं में ही नहीं, पेड़ पौधों के अंदर भी ये बहुत सी तरह की बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कुछ नाम यहाँ दे रखे, हैजा, टाइफाइड और टेटनस। ठीक है, तो ये था हमारा जगत मोनेरा के बैक्टीरिया के बारे में। अब ये जो जगत मोनेरा के बैक्टीरिया है, इनमें जनन कैसे होता है? तो बच्चों सबसे पहली जनन की विधि है कोशिका विभाजन। ये विधि बिल्कुल सिंपल होती है। एक कोशिका है, उस कोशिका का पहले केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होगा और एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, दूसरी विधि बच्चों होती है बीजाणु निर्माण। इसमें क्या होता है, जब कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो जो एक कोशिका है, वो एक कोशिका अपने चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेगी और उसके अंदर जो केंद्रक है वो विभाजित होकर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह से ये एक बीजाणु का निर्माण हो गया। अब जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल आएंगी, ये बीजाणु जो है वो फट जाएगा और इसके अंदर जो छोटी छोटी बहुत सारे कोशिकाएं हैं, वो सारी की सारी जो है बाहर निकल जाएंगी और उनसे इतने सारे बैक्टीरिया का निर्माण हो जाएगा। तीसरी जो विधि है बच्चों, ये है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है बच्चों संयुग्मन द्वारा होता है। कैसे होता है, चलो आओ देखें इस चित्र में हम लोग। तो ये हमारा एक बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। इस बैक्टीरिया में एक तो ये क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सामान्य डीएनए, और कुछ बैक्टीरिया में क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक और डीएनए पाया जाता है जिसको हम एफडीएनए कहते हैं या प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड होता है, ये क्या करता है, जिसमें ये प्लाज्मिड उपस्थित होता है उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं दाता बैक्टीरिया, डोनर। और जो दूसरा बैक्टीरिया होता है जिसमें देखो प्लाज्मिड उपस्थित नहीं है, तो इसको हम कहते हैं रिसिपिएंट, लेने वाला, ग्राही कोशिका। ठीक है, तो ये दाता कोशिका एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये मेल कोशिका की तरह काम करती है। ठीक है, ये हमारी मेल कोशिका की तरह काम कर रही है, और जो हमारी ये दूसरी वाली कोशिका है, ग्राही कोशिका, ये हमारी फीमेल, ये हमारी मेल कोशिका की तरह काम कर रही है और ये हमारी फीमेल कोशिका की तरह काम कर रही है। अब क्या होगा, इनमें संयुग्मन की प्रक्रिया में ये जो प्लाज्मिड है ये मल्टीप्लाई होगा, दोनों कोशिकाओं के बीच में ये संयुग्मन नलिका बनेगी और ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ये प्लाज्मिड डीएनए दाता कोशिका से निकलकर हमारी ग्राही कोशिका में पहुंच जाएगा। इसके बाद में ये जो संयुग्मन नलिका है ये यहाँ से वापस विच्छेदित हो जाएगी और दोनों कोशिकाएं वापस अलग हो जाएंगी। अब देखो यहाँ विशेषता क्या हुई, यहाँ विशेषता ये हुई कि ये जो कोशिकाएं अलग हुई हैं, अब ये दोनों की दोनों दाता कोशिका की तरह काम कर रही हैं। इस तरह से अब ये दोनों मेल कोशिकाएं बन गई जो डीएनए को स्थानांतरित करने का काम कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए का स्थानांतरण संयुग्मन विधि द्वारा जगत मोनेरा में होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं जगत मोनेरा के सबसे लास्ट टॉपिक के। एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ये बहुत ही विशेष तरह का बैक्टीरिया होता है, इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला
माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका होती है। दूसरा यहाँ से निकलता है ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें प्लाज्मा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो इस माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो देखो ये माइकोप्लाज्मा का डायग्राम बताया हुआ है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसमें डीएनए उपस्थित है और ये इसके बाहर हमने ऐसे रेड कलर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रदर्शित किया है। कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित नहीं होती और ये बहुत से पौधों और जंतुओं में अनेक तरह के रोगों का कारण भी होता है। तो बच्चों ये था हमारा जगत मोनेरा। जगत मोनेरा में हमने क्या क्या चीजें कवर करी। हमने कवर किया एंशिएंट यानी कि आद्य बैक्टीरिया और वास्तविक यानी कि यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हमने विभाजित किया था स्वकोशी और परकोशी में। स्वकोशी को हमने विभाजित किया था प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी में, और परकोशी बैक्टीरिया। तो इस तरह से इन सभी के बारे में हमने जगत मोनेरा का पूरा डिटेल यहाँ पढ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रोटिस्टा के ऊपर आपके लिए तैयार होके आएगा। ठीक है, इसके आप नोट्स लिखिएगा ताकि आपको ये वीडियो जो आपने देखा है वो आपको याद भी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। बाय।